तो भाई लोग, मार्वल की इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी द गार्जियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 सिनेमाघरों में आज हिट कर चुकी है। ये जेम्स गन के लिए एज ए डायरेक्टर या किसी भी तौर पर मार्वल के लिए आखिरी मूवी होगी। इसके बाद वो मार्वल स्टूडियोज के सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी, कंपटीटर या सबसे बड़े दुश्मन के को सीईओ बन जाएंगे, जो कि मार्वल के फैंस के लिए बुरी खबर पर डीसी के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हम देख चुके हैं जेम्स गन कोई भी नॉट सो फेमस कॉमिक्स उठाते हैं और उस पर एक बढ़िया ब्लॉकबस्टर मूवी बना के देते हैं। गार्जियन ऑफ गैलेक्सी, पीस मेकर इसके बड़े एग्जांपल है। वहीं सुसाइड स्क्वाड, जिसको डीसी ने पहले बनाया था पर बहुत गंदा बना था, उसको उन्होंने रीमेक करके उसी चीज को फिर से बनाया और वो पुरानी मूवी से कई गुना ज्यादा अच्छा निकला, क्योंकि भाई को कॉमिक्स बुक्स पसंद है और वो उसी से फेथफुली अडॉप्टेड मूवी बनाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स के डायरेक्टर डफर ब्रदर्स के बाद जेम्स गन भी ऐसे डायरेक्टर है जो 90s के म्यूजिक का मूवीज में बहुत अच्छे से यूज करते हैं, जो कि अंग्रेजों को पुराने गाने सुनने पे मजबूर कर देता है, जो कि अच्छी बात है। और हाँ, भाई की हाल ही में शादी भी हुई है। जेनिफर हॉलैंड, जो कि पीस मेकर की एक्ट्रेस थी, उसी से इन्होंने अपना टाका भिड़ा लिया। मतलब यार, कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कैसा भी हो, उसको बीवी हमेशा मस्ती मिलती है और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। तो अपने गार्जियन ऑफ गैलेक्सी मूवी पे वापस आते हैं। तो ये मूवी सबसे पहले रॉकेट रैकून के फ्लैशबैक से शुरू होती है, जिसको हम सब्जेक्ट 89P13 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट नंबर यही रहता है। और गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के पहले पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसका ईस्टर एग्स पहले से ही दे दिया गया है। इसमें एसोसिएट के रूप में लाइला का भी नाम रहता है, जो कि कॉमिक्स बुक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, पर इस मूवी में बेचारी आजादी का उजाला देख नहीं पाती। रॉकेट को हाई रिवोल्यूशनरी द्वारा पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो कि कॉमिक बुक से काफी एक्यूरेट है। उनका प्लान एक खुशहाल दुनिया बनाने का रहता है, जिसके लिए वो जानवरों को पकड़कर अपने एक्सपेरिमेंट मशीन में डाल देते हैं और उनमें इतना एवोल्यूशन कराते हैं कई मिलियंस ईयर का विद इन सेकेंड्स में। इसके चक्कर में बेचारे जानवरों के लग जाते हैं। रॉकेट के साथ इसमें 2-3 और मासूम जानवर होते हैं, जिनके पैर हाथ को अलग से रिप्लेस कर दिया जाता है, नकली लगा दिया जाता है। रॉकेट तो कैसे भी करके यहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाता है, पर भागने से पहले वो मेन विलन के सर पर एक पंजा मार के जाता है। हालांकि विलेन का आंख बच जाता है, क्योंकि ये पंजा निक फ्यूरी के बिल्ली वाला नहीं था। फिर भी ये विलन के लिए रॉकेट से दुश्मनी थोड़ी पर्सनल हो जाती है इसके बाद, और वो रॉकेट के क्यूट पोकेमन जैसे दिखने वाले एलाइज दोस्तों को मार देता है, जो कि दिल पे लगता है यार। और यहाँ अपना हीरो श्रेक की बेटी गमोरा के गम में पंकज उदास बनकर बैठा रहता है, यहाँ तक कि उसको अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलने पे भी खुशी नहीं होती। और हाँ यार, गमोरा श्रेक की बेटी लगती है, ना कि थानोस की, जो कि पर्पल रंग का था। असली मल्टीवर्स तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और हाँ, इंडियन भाई मान लो, तुम लोग को पता नहीं, पर श्रेक को लेकर अमेरिका पूरी तरीके से पागल है, जैसे स्टार वार्स को लेकर। इसी बीच आउट ऑफ नोवेयर पे आ जाता है एडम वॉरलॉक और उठाने के चक्कर में पड़ जाता है रॉकेट रैकून को। और ये जिसने एडम वॉरलॉक कैरेक्टर प्ले किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टर है। उसने वी आर द मिलर्स और नार्निया में भी एक्टिंग की है, याद है ना वो यू गाइज आर गेटिंग पेड। भाई तुझे जेनिफर एनिस्टन और एमा रॉबर्ट्स के साथ ये सीन करने को मिला, उल्टा तुझे डायरेक्टर को पे करना चाहिए। और इसको अगर आपने उस मूवी में देखी है तो आप इसमें सीरियसली नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये एक्टर की एक्टिंग ही है जिसको आप सीरियसली लेने पे मजबूर हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे जेम्स गन ने जो एडम वॉरलॉक कैरेक्टर के साथ किया है ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये कॉमिक बुक्स से पूरी तरीके से अलग है। हाँ, कॉमिक्स में इन्फिनिटी वॉर स्टोरी लाइन में इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ये थानोस से भिड़ता है और इसके सिर पर सोल स्टोन रहता है, जो कि हाई रिवोल्यूशनरी द्वारा इसे गिफ्ट में दिया जाता है। सोर्स मटेरियल में ये ड्रेफ्ट का दोस्त होता है और गमोरा के साथ कुछ इसका चलता रहता है। तो गमोरा के बच्चे अगर रंग बिरंगे हुए तो आश्चर्य मत होना। और हाँ, अब जब मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है तो इसको आगे की मूवीज में देखने को मिलेगा। कॉमिक्स बुक्स में इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन फैंटास्टिक फोर्स 67 में होता है, जो कि अर्थ पे ही इसका क्रिएशन किया जाता है उस द्वारा एवोल्यूशन के एक नए फेज में पहुंचने के लिए, पर ये रेवेलियन कर जाता है। और ये फैंटेसी वर्ल्ड में पहली बार नहीं होता है जब ह्यूमंस ने किसी रोबोट को या एआई को इंट्रोड्यूस किया और उसने रेवेलियन कर दिया। ये टर्मिनेटर मूवी में और आने वाली ड्यून मूवी में भी होगा। आपने ड्यून बुक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कैसे एआई ने इंट्रोडक्शन के बाद रेवेलियन कर लिया था और इंसानों पर ही कब्जा कर लिया था। उसके बाद इंसानों ने कैसे भी करके इससे पीछा छुड़ाया और उसके बाद उन्होंने एक नया कन्वेंशन लाया कि हम एआई का यूज नहीं करेंगे। ये ड्यून, जो कि स्टार वार्स टाइप की है, कई लाख साल आगे की कहानी है, उसमें एआई का यूज नहीं होता है, उसकी जगह ह्यूमंस का यूज होता है, जो कि गणित मैथ कैलकुलेशन को बहुत ही जल्दी कर देते हैं। ड्यून की दुनिया से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाने वाला हूं, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि आगे की वीडियो आप मिस ना कर पाए। वहीं एडम वॉरलॉक की बात करें तो उसने रेबेलियन के बाद धरती छोड़ दिया और हाई एवोल्यूशनरी को
को ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने इसको नाम एडम वॉरलॉक दिया था। मूवी में इस अर्थ द्वारा बनाए जाने वाले एडम वॉरलॉक के कॉन्सेप्ट को कट कर दिया गया और इसे सोवरिन द्वारा बनाते हुए दिखाया गया, जो कि इसका डेवलपमेंट पॉड में करते हैं। सोवरिन तो याद है ना, वही बेबी डॉल में सोने दी वाली। एडम वॉरलॉक को प्रीमेच्योरली पॉड से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा खिसका टाइप का रहता है, मतलब उसका डेवलप नहीं होता है दिमाग, बच्चों जैसा रहता है। भाई के पास पावर तो सुपरमैन के लेवल का रहता है, पर दिमाग से वो बकचोद रहता है। वही इसको बनाने वाले हाई एवोल्यूशनरी की बात करें तो उसका जन्म भी धरती पे मैनचेस्टर में होता है और उसका नाम हर्बर्ट विंडम रहता है, जो कि पेशे से एक साइंटिस्ट रहता है, जहां इसका मेजॉरिटी ऑफ टाइम चूहों पर एक्सपेरिमेंट करके ही बीतता है। इसके एविल एक्सपेरिमेंट की वजह से इसको हार्वर्ड से निकाल दिया जाता है। इसका मुलाकात एक्समैन के जाने पहचाने विलन मिस्टर सिनिस्टर यानी नथेलियन एसेक्स से होता है। बाद में वो वोंडागोम माउंटेन पहुंच जाता है, जहां पे उसने वोंडा और उसके भाई पे एक्सपेरिमेंट किया था। आगे चलकर हाई एवोल्यूशनरी ने ही काउंटर अर्थ का क्रिएट किया था, जिसको आप इस मूवी में देखेंगे। एडम वॉरलॉक की स्टोरी पे वापस आते हैं तो उसने इस सीन में ग्रूट का सर धड़ से अलग कर देता है और लगभग ड्रैक्स को भी मार ही देता है। लास्ट में नेबुला ही उसकी गर्मी को ठंडा कर पाती है। भाई जो भी कैरन गिल को देख लेगा वो वैसे भी ठंडा हो जाएगा। इन सब स्टोरीज के दौरान नेबुला का कैरेक्टर आर्क भी उसको विलन से हीरो की तरफ धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। अब इधर रॉकेट को ऐसा चोट लगता है कि उसको सही करने के लिए 48 घंटे का टाइम अपने गार्जियंस के पास होता है। तो फिर क्या है, वो निकल जाते हैं इस नए एडवेंचर पे, जहां पे उनका भेंट होता है गमोरा से, जो कि रेवेंजर्स की नई लीडर होती है। उसके साथ टीम अप करके इनको पता चलता है कि ग्रूट के जो पार्ट मिसिंग है, जिसकी उसको जरूरत है, वो हाई एवोल्यूशनरी के पास है, जो कि है उसका टेप रिकॉर्डर। इनको वो कैसे भी करके हथियाना है। ये पार्ट वो प्राप्त करने के लिए ऑर्गोकॉप की जेल में जाते हैं, जो कि मूवी के पहले पार्ट के जैसा ही सीन प्ले होता है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि जो रिकॉर्डर इन्हें चाहिए वो काउंटर अर्थ पे मिलेगा। तो फिर क्या था, ये वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हाई एवोल्यूशनरी कितनी बुरी तरीके से चाहता है कि उसको रॉकेट मिल जाए, और ऐसा एडम वॉरलॉक भी खोज में लगे रहते हैं गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के टीम के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ पुराने हिसाब चुकता करने रहते हैं। यहाँ जब पीटर डील करने जाता है हाई एवोल्यूशनरी के पास, इधर एडम हमला कर देता है जहाँ पे रॉकेट होता है, और यहाँ हमें हाई एवोल्यूशनरी के विकेट सिनिस्टर प्लान का पता चलता है। वो यह चाहता है कि काउंटर अर्थ का खात्मा हो जाए और वो उसे फिर से बनाए, क्योंकि वो हर एक चीज में परफेक्शन ढूंढता है और काउंटर अर्थ थोड़ा मिस्टअप हो चुका रहता है। तो पीटर रिकॉर्डर पाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन इस दौरान काउंटर अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके साथ एडम की जो मम्मी रहती है ऐसा, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बैक ऑन द शिप वो सभी रॉकेट को फिर से जगाने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकाम रहते हैं और रॉकेट पहुंच जाता है आफ्टर लाइफ में, जिसको आपने ब्लैक पैंथर मूवी में भी देखा है। इस आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट तो मून लाइट में भी था और इसका कॉन्सेप्ट हैरी पॉटर में भी था, जिस पर भी एक वीडियो बनानी है मुझे। जब रॉकेट आफ्टर लाइफ में पहुंचता है तो वहां उसे पुराने खोए हुए दोस्त मिल जाते हैं, जो इस सीन को काफी हार्ट ब्रेकिंग बना देता है। वहां पीटर और गमोरा का हाई एवोल्यूशनरी से एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होता है, जो कि बड़े स्क्रीन में देखने में काफी मजा आता है। इसके दौरान हमें गैलेक्सी पार्ट 2 का वो क्रीचर, जो कि ड्यून मूवी के वर्म से मिलता जुलता है, वो देखने को मिलता है, जिसे मैंटिस शांत कर देती है। इसके बाद मैंटिस अपने अंतरात्मा की तलाश में गार्जियन ऑफ गैलेक्सी की टीम को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि देखा जाए तो वो एक तरीके से सर्वेंट के रूप से ही काम कर रही थी, चाहे वो पीटर के हरामी पापा के लिए हो या गार्जियन ऑफ गैलेक्सी की टीम के लिए भी। उसके मन से कुछ नहीं होता था, उसे हमेशा दूसरों का ऑर्डर ही सुनना पड़ता था। और ये जब सीन आता है तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि ड्रैक्स के साथ मेरे भी गम के आंसू निकल जाते हैं, बहुत इमोशनल सीन है। तो सारे एनिमल एवोल्यूशनरी जो कि बंदी होते हैं, उनको ये सब छुड़ाते हैं और नोवेयर पे ले जाते हैं। इधर रॉकेट रैकून का सामना होता है हाई एवोल्यूशनरी से, जो कि उसको इतने सालों से ढूंढ रहा था। रॉकेट को उसके एक्सपेरिमेंट नेम से पुकारता है, जिसको सुनकर रॉकेट गुस्सा जाता है और बोलता है वो रॉकेट रैकून है, ना कि उसका एक्सपेरिमेंट। इस सीन को देखकर आपको भी गूजबम्प्स जरूर आ जाएंगे। इसके बाद गार्जियन ऑफ गैलेक्सी की पूरी टीम एक साथ आती है और हाई एवोल्यूशनरी को पकड़ के पेल लेती है। इन सब के दौरान पीटर वैक्यूम स्पेस में पहुंच जाता है और लगता है उसकी मौत पक्की है, लेकिन एडम वॉरलॉक आकर लास्ट मोमेंट में उसे बचा लेता है। मूवी में एक समय आता है और वो पूरी टीम सबको गुड बाय बोलती है, और इस दौरान ग्रूट बोलता है आई लव यू गाइज। मूवी का सैड पार्ट ये भी है कि पीटर और गमोरा के बीच कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि दोनों मैच्योरली एक दूसरे को विदा बोल देते हैं, जो कि सीन काफी दुखदाई होती है यार। पर यार मूवी को लेके एक कंप्लेन है, जो कि बहुत अच्छा कंप्लेन है। इससे पहले बहुत सारे थ्योरीज आए, ट्रेलर में भी ऐसा दिखाया गया कि रॉकेट रैकून या किसी और कैरेक्टर की मौत हो सकती है, और जेम्स गन ने भी कहा कि डेथ ही उनकी मूवी का फाइनल एंडिंग होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, जो कि अच्छी बात है। पर फिर भी यार एक तरीके से बेवकूफ़ तो बनाया है, अच्छा वाला बेवकूफ़ बनाया है।
नो कंप्लेन। अपना पीटर सबको गुड बाय बोलकर धरती पर वापस आ जाता है, जो कि उसके लाइफ के फुल सर्कल को दिखाता है। हॉस्पिटल में ऑन डेथ बेड जब उसकी माँ उसके आगे हाथ फैलाती है तो वो डर कर बाहर भाग जाता है, क्योंकि वो ट्रामा फेस नहीं करना चाहता, और वहां से उसे योंडू उठा ले जाता है। उसके बाद से वो धरती पर वापस नहीं आना चाहता, क्योंकि उसको ट्रॉमेटिक चीजें वापस याद आएंगी। हाँ, वो टोनी के मौत पर धरती पे वापस आता है, लेकिन अपने घर नहीं जाता। इस मूवी के एंडिंग में देखते हैं वो अपने दादाजी से रीयूनाइट हो जाता है। इस मूवी का फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन भी यही है कि वो अपने दादा के साथ बैकयार्ड में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है, और लास्ट में एक टेक्स्ट आता है जो कहता है योर स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। हालांकि क्रिस प्रैट ने कहा है कि वो मार्वल की गार्जियन ऑफ गैलेक्सी में वापस नहीं आएंगे, लेकिन क्या पता वो सीक्रेट वार्स और कैंग डायनेस्टी में दिखते आ जाए। और वैसे भी यार, अब जब मल्टीवर्स आ गया है तो कोई भी नया एक्टर कैरेक्टर को प्ले कर सकता है, और स्टार लॉर्ड के पूरे स्टोरी को रिबूट किया जा सकता है। क्योंकि यार गमोरा की एक्ट्रेस ने भी अभी हाल ही में कहा है कि वो चाहती है कि उनके कैरेक्टर को रिकास्ट किया जाए और उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो ऐसी मूवीज करके थक चुकी है जिसमें उन्हें खुद का नहीं बल्कि किसी CGI का रोल प्ले करना पड़ता है। अवतार हो, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी हो या एंड गेम, उन्हें कई सालों से अपना खुद का चेहरा स्क्रीन पर दिखाने का मौका नहीं मिला। वहीं ड्रैक्स की बात करें तो वो नोवेयर पे रुका रह सकता है और एवोल्यूशनी द्वारा छुड़ाए गए जानवरों की देखरेख कर सकता है, या हो सके तो किसी को अडॉप्ट करके फिर से बाप बन सकता है, क्योंकि उसका स्टोरी ही उसकी बेटी के खो जाने के बाद से ही शुरू हुआ था। लास्ट में हम देखते हैं ग्रुप अपने अल्फा रूप में आ जाता है, मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। अब जब हमने सुना है कि मार्वल में गैलेक्टस की एंट्री हो सकती है, तो सारे कॉस्मिक बीइंग हीरो एक साथ आ सकते हैं इनसे लड़ने के लिए। मार्वल्स हो गए या गार्जियन ऑफ गैलेक्सी और एटर्नल के कैरेक्टर्स, ये सब साथ में लड़ सकते हैं गैलेक्टस के विरुद्ध। और यार मुझे ये खुशी है कि मल्टीवर्स की बकचोदियों के बाद आखिरकार हमें पुराने मार्वल की चार्म वाली मूवी देखने को मिल गई। लेकिन एक बात का दुख है कि इसे बनाने वाले जेम्स गन छोड़कर अब DCU में जा रहे हैं। मतलब आगे अब ऐसी मूवी देखने को मिलेगी कि या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन उठता है, या फिर हमें DCU का फैन बनना पड़ेगा।